हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। तो बहुत सारे बच्चों की एक डिमांड थी कि सर एनटीआरओ के जो रिक्रूटमेंट पे एविएटर 2 की पोस्ट आई हुई है, प्लीज़ इसके बारे में कुछ डिटेल पे बात कीजिए। तो इस वीडियो पे मैं एविएटर की वैकेंसीज के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। ऑलरेडी टेक्निकल असिस्टेंट के रिगार्डिंग एक वीडियो है, इस वीडियो के आपको कमेंट पे उसकी लिंक भी मिल जाएगी। जनरल वैकेंसी के बारे में भी आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और अड्डा 24/7 आपको कैसे हेल्प कर सकता है आपके प्रिपरेशन में, उसके रिगार्डिंग भी आपको एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी। सो एनटीआरओ की वैकेंसी के रिगार्डिंग जितने भी डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस हैं, वो सभी के लिंक मैं आपको एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस पे, ठीक है। सो इस वीडियो पे डेडिकेटेड हम बात करने वाला है एविएटर 2 की वैकेंसी के लिए। सो देखिए, एनटीआरओ ने जो रिक्रूटमेंट निकाला हुआ है, दिस इज एविएटर 2, ठीक है। ये एक्चुअली डेजिग्नेशन है ना। एविएटर 2 नाम का डेजिग्नेशन इन जनरली शायद आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं एविएटर 2 इज ए डेजिग्नेशन, ये एक डेजिग्नेशन है, ठीक है। और इस वीडियो पे मैं बात करूंगा डिटेल एनालिसिस फॉर दिस पोस्ट। सबसे पहले मैं बता दूं ये गेजेटेड ग्रुप ए परमानेंट जॉब है, ठीक है। यू विल बी गेजेटेड ऑफिसर, ग्रुप ए ऑफिसर, और ये परमानेंट जॉब होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। लेवल 10 है ना। कुछ लेवल 9 से भी स्टार्ट होती है, बट ये लेवल 10 है, ठीक है। और ये पोस्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो चलिए मैं सीधा एनटीआरओ की वेबसाइट में चलता हूँ और रिक्रूटमेंट से आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। सो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले रिक्रूटमेंट इसका एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपका एग्जाम 5 मार्च को होने वाला है, ठीक है। सो कौन एलिजिबल है, कैसे प्रिपरेशंस करनी चाहिए, क्या सिलेबस है, तो ईच एंड एवरीथिंग एविएटर 2 के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे बात करूंगा, ठीक है। तो आप एनटीआरओ की वेबसाइट में जा सकते हैं, गूगल पे एनटीआरओ लिख के ntro.gov.in, याद रखिए गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट होती है वो gov.in पे होती है। बेसिकली ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इनका ज़्यादा कुछ डिटेल यहाँ पे नहीं होता है। बेसिकली टेंडर, रिक्रूटमेंट, पब्लिकेशन और कुछ अर्काइव, इतनी ही चीज़ें यहाँ पे देते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे टेंडर में हो सकता है कोई टेंडर ओपन नहीं हो, क्लोज तो कुछ नहीं है। रिक्रूटमेंट में है अभी आपके पास, पब्लिकेशंस में इन जनरली है एनसीआईआई पीसी के न्यूज़लेटर यहाँ पे रिलीज करते रहते हैं, वही आपको देखने को मिलेंगे। और अर्काइव में जो इनका है ये सब डिलीट कर चुके हैं, कुछ नहीं है ना। होम पेज में आएंगे तो यही मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये वेबसाइट में रिक्रूटमेंट, टेंडरिंग और आपका जो पब्लिकेशंस हैं एनसीआईआई पीसी, ये चीज़ें खाली ओपन डोमेन पे लाते हैं, बाकी चीज़ें यहाँ सीक्रेट है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं रिक्रूटमेंट, है ना, ये अंदर भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे जा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ आपके पास देख सकते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट, यहाँ मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं, है ना। ये ब्रॉड टॉपिक्स में ओपन कर लेता हूँ, ये दो चीज़ मैंने ओपन किया है, बाकी सर्टिफिकेट आप सभी देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या न्यू या यूज़र रजिस्ट्रेशन से फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो पे बेसिकली मैं एविएटर के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आते हैं सर, एविएटर 2 के लिए सिलेबस क्या होगा। पहले आप ये देखिए, क्या आप विलिंग है सिलेबस के लिए। विलिंग है तो आप फॉर्म फिल कीजिए, अगर सिलेबस के लिए विलिंग नहीं है तो फिर फॉर्म फिल करने का कोई मतलब नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। सर सिलेबस में क्या है, देखिए ये पोस्ट का नाम है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये पोस्ट का नाम है आपके पास एविएटर 2, ठीक है। ये पोस्ट का नाम है जो एनटीआरओ में आपको मिलेगी, एविएटर 2, ठीक है। ये एविएटर 2 के बाद फिर सीनियर एविएटर, ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन मिलेंगे। तो ये सेपरेट डोमेन है, मतलब ये एक सेपरेट विंग्स है, यू कैन से, जहाँ पे बेसिकली एयरफोर्स जैसा कुछ काम होता होगा, है ना। वर्क मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट आप समझ लीजिए कि एक प्लेन से रिलेटेड आपको यहाँ पे वर्क करना होगा, है ना। डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है उस प्लेन में पेलोड्स हो तो पेलोड्स ऑपरेट करना है ना। हो सकता है आपको ऑब्जर्वर्स का काम करना हो सकता है आपको प्लेन टेक ऑफ लैंडिंग का काम करना हो, है ना। या टेक ऑफ लैंडिंग के लिए अगर स्पेशलिस्ट कोई पायलट्स हो तो सकता है आपको वहाँ पे प्लेन मेंटेनेंस का काम हो, या प्लेन रन करने का काम हो जब वो ऊपर चले जाए, तो लॉट्स ऑफ, और उसके जितने इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं उन्हें आपको मेंटेनेंस का काम हो, है ना। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स कैन बी पॉसिबल हियर, ठीक है। सो बट आपका विंग वही होगा, ठीक है, आपका विंग टोटली वही होगा। सो आपको जो यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है ये आपका बेसिकली डोमेन है एविएशन टेक्नोलॉजी। मतलब एविएशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं इंजीनियरिंग, जैसे इंजीनियरिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ऐसे ही एविएशन टेक्नोलॉजी एक समझ लीजिए ब्रांच है ना। एक इंजीनियरिंग की बोल सकते हैं, एक ब्रांच है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं, और वो सभी सब्जेक्ट से आपको एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। सो इन्होंने ये सिलेबस हमें डिक्लेयर किया हुआ है, ये आपको सिलेबस यहाँ से दिख रहा है ना। ये आपके पास इतना यहाँ पे सिलेबस है, ठीक है। तो चलिए अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड
एंड मेजरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है काइनेमेटिक्स, ठीक है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन ए प्लेन, है ना, तो ये क्लियरली स्पेसिफाइड किया हुआ है। इसके बाद लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है, ये सभी हम पढ़ते हैं, मोस्टली मैकेनिकल वाले भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी पढ़ते ही हैं, है ना। मोशंस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर में ये चीज़ सभी बच्चे पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग वाले, और बाकी मास्टर्स वाले या ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी अपने ग्रेजुएशन एंड मास्टर में डेफिनेटली ये पढ़ते होंगे, ठीक है। ग्रेविटेशन क्या है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेमेटिक्स, ठीक है, और थ्योरी ऑफ गैसेस है, ऑक्सीलेशंस एंड वेव्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसके बाद आपके पास करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक अफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है। मुझे लगता है बहुत सारा तो ये 11-12 का भी टॉपिक है ना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपके पास इंडक्शंस है एंड अल्टरनेटिंग करंट है, मतलब एसी करंट्स आपके पास है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसके बाद ऑप्टिक्स है, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है, उसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियर है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, डिवाइसेस है मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सिलेबस आ गया, रडार्स है, नेविगेशन एड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है ना, एरोडायनेमिक्स है, सेट्स है, रिलेशंस एंड फंक्शंस है, ये मैथमेटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो मैथ्स भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बेसिक मैथमेटिक्स है आपके पास, लीनियर इन इक्वालिटीज है, उसके बाद परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है, बायोनोमियल थ्योरम्स है, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज है आपके पास, स्ट्रेट लाइंस है ना, कॉनिक सेक्शन, लिमिट एंड डेरिवेशंस है, स्टैटिस्टिक्स है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, रिलेशंस एंड फंक्शंस है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है आपके पास, मैट्राइसेस है, डिटर्मिनेंट्स है, मतलब मैथ्स के बहुत सारे पोर्शन है आप देख सकते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स है। मुझे तो लगता है यार ये मोस्टली 11-12 का ही सिलेबस है, ठीक है, और इंटीग्रल्स है, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है, देखिए कितना मैथ्स है, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री है, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री फिर से लिखा हुआ है ना, ठीक है ना, उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग है, प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद आप देख सकते हैं क्या, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड देयर क्लासिफिकेशंस है, कंप्यूटर की बेसिकली हिस्ट्री वह है ना, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कंप्यूटर साइंस में मिक्स है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है, एंड बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी है, और मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग है। इतना आपके पास है, तो मुझे लगता है ये बेसिकली मैकेनिकल के कुछ पोर्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ पोर्शन है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंबाइन कर सकते हैं बट बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हैं, और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी जैसे डीआरडीओ है, डीआरडीओ भी बेसिकली ये 3 ब्रांच को प्रेफर करते हैं, तो मैं आपको बता दूं जितने भी बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, जितने जो डिफेंस रिलेटेड है स्पेशली, वो ज्यादातर ये 3 ब्रांच के इंजीनियर को ज्यादा फोकस करती हैं, तो ये तीनों के कंबाइन को एक नया नाम दे दिया गया, यू कैन से एविएशन टेक्नोलॉजी, बट ऐसा नहीं है ना, सिलेबस इन 3 ब्रांच के अकॉर्डिंग है, लेकिन एविएटर 2 एक पोस्ट है ना, और मैंने आपको बेसिकली एक काम बताया क्या 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 काम आपके साथ हो सकता है, ठीक है। सो एनटीआरओ की कोई फिक्स लोकेशंस पे काम होगा, देखिए एनटीआरओ के पास बहुत सारे काम है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी लोकेशंस है, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए आपको इसका डिटेल कहीं मिलेगा नहीं, है ना। तो जस्ट मैंने बताया ये एक सेपरेट पोस्ट है, इन जनरली हम जैसे बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट की, है ना, तो यहाँ लेवल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पोस्ट क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेवल इंपॉर्टेंट है कि ये लेवल क्या है आपके पास, 10 है, लेवल 10 इज ए वेरी गुड, आप एक अच्छे ऑफिसर्स, जब एक आईएएस ऑफिसर से एक कलेक्टर बनते हैं तो उनका भी लेवल यही होता है, लेवल 10, स्टार्टिंग जब वो एक आईएएस बनते हैं उनका भी स्टार्टिंग लेवल 9 लेवल 10 से ही होता है ना, आफ्टर जैसे ही उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, फिर 1 ईयर पोस्टिंग कंप्लीट होती है, एग्जाम पास करते हैं, उसके बाद उनका लेवल 11th पे पहुंचते हैं, ठीक है। सो अगेन इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, यू आर एट गुड प्लेस, है ना। सिलेबस आप देख सकते हैं, क्या आप इस सिलेबस के लिए फेमिलियर है या नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं कि सर अब एविएटर 2 में क्या हमारे पास सैलरी है, क्या हमारा क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या मैं एलिजिबल हूं, क्या मैं एलिजिबल नहीं हूं, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको सिलेबस क्लियर है ना। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए विलिंग है तो, ठीक है। नाउ ये हमारे पास ये नोटिफिकेशंस है, डिटेल नोटिफिकेशंस,
ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं। तो इस वीडियो पे मैं सिर्फ बात करूंगा एविएटर 2 की। ठीक है, तो देखिए जनरल सेंट्रल सिविल सर्विसेज मतलब सीसीएस के पार्ट होंगे, सेंट्रल सिविल सर्विसेज। एक यूपीएससी ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर भी इसी का पार्ट होता है। ठीक है, चलिए और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, एक आईएएस ऑफिसर भी इसी का ही पार्ट होता है ना। तो सर बेसिकली हमारी यहाँ पे ग्रुप ए गैजेटेड होंगे। यस, आपका लेवल 10 की सैलरी है, 56,100 आपका बेसिक है। सर इसमें हमें क्या मिलेगा, डीए मिलेगा जो 30+% है अभी। ठीक है, इसके बाद आपको मैं बता दूं स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस मिलता है आपको, ये आपका 20% एनटीआरओ पे है। इसके बाद आपको एचआरए मिलेगा जो फिक्स मिलेगा। ठीक है, एचआरए डिपेंड करता है कौन से सिटी में और आप एनटीआरओ से घर लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर आप इनके प्रेमिसेस पे अगर रहेंगे तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। ठीक है, XYZ 3 कैटेगरी है, 8%, 16% एंड 24%। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड अलावेंसेस और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस पे बात बताई हुई। सो इन जनरली अगर मैं बात करूं तो सर स्टार्टिंग जो सैलरी होगी दिस विल बी ए गुड सैलरी, 1 लाख प्लस होगी, है ना। तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 1 लाख प्लस आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, और यहाँ जैसे जैसे प्रमोशन होगा आपकी ह्यूज सैलरी बढ़ते जाएगी क्योंकि आप ऑफिसर की पोस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ सैलरी नो इशू। तो अगर मैं बात करूं कि सर सैलरी के इन टर्म्स में क्या हम हैप्पी नहीं रहेंगे, सर क्या बात करते हैं, सैलरी पे तो आप हैप्पी रहेंगे। ठीक है, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही है। सर कितनी पोस्ट है, सेकंड क्वेश्चन है सर हमारे पास कितनी पोस्ट है एविएटर के लिए। तो यहाँ पे एविएटर के लिए आपके पास टोटल 22 है, अनरिजर्व 11 है, ईडब्ल्यूएस 2 है, SC 3 है, ST 1 है और OBC 5 है। ठीक है, तो टोटल आपके पास यहाँ पे 22 वैकेंसी है और 22 वैकेंसी इसके लिए निकाली गई, मतलब डेफिनेटली इनके पास बहुत सारे काम होंगे इसको लेके अभी। ठीक है, और अगर हम बात करें नेक्स्ट, ठीक है सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो सर एविएटर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले आप देखिए कि आप सिलेबस के लिए विलिंग है नहीं है। अब आप देखिए क्या आप एलिजिबल है। सर क्या मैं एलिजिबल हूं, तो देखिए एविएशन टेक्नोलॉजी के लिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, बी या बीटेक, कौन कौन सी ब्रांच में होना चाहिए। बहुत सारी ब्रांचेस है, जैसे कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन या इनके कॉम्बिनेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स या उससे रिलेटेड कोई भी ब्रांच है यू आर एलिजिबल। इंजीनियरिंग, ठीक है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, प्लेन इलेक्ट्रिकल एलिजिबल नहीं है। प्लेन इलेक्ट्रिकल एलिजिबल नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, प्लेन इलेक्ट्रिकल एलिजिबल नहीं है फॉर दिस पोस्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी, और इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड, ठीक है, सभी एलिजिबल है। सर उसके बाद कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर आईटी, तो कंप्यूटर साइंस या उससे एलाइड जितनी ब्रांचेस है सभी एलिजिबल है। सर इसके साथ एरो नॉटिकल इंजीनियरिंग भी है, एरोनॉटिकल एलिजिबल है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एलिजिबल है। सर मैकेनिकल भी एलिजिबल है, मैकेनिकल तो ऊपर भी लिखा था, और मैकेनिकल के साथ कुछ और भी अगर एडेड है तो बेसिकली कंप्यूटर या कंप्यूटर के साथ कोई भी ब्रांच, मतलब आईटी रिलेटेड एनीथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कोई भी ब्रांचेस, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन हो, मैकेनिकल और मैकेनिकल के साथ कोई भी ब्रांचेस हो, ये 3 ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आर मोर आर एबो आर आल्सो एलिजिबल। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है तो भी एलिजिबल है, मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर, ये 3 ब्रांच या इनकी एलाइड ब्रांचेस एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल प्लेन एलिजिबल नहीं है, सिविल का कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, या फिर सर ये तो इंजीनियरिंग की लिए हो गया, क्या मास्टर्स एलिजिबल है। हाँ, मास्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपके पास MSc है ना, मास्टर डिग्री इन साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स अगर आप MSc में है तो एलिजिबल है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में एलिजिबल है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में एलिजिबल है, इंफॉर्मेटिक्स में एलिजिबल है, फिजिक्स में एलिजिबल है। तो बेसिकली MSc इन फिजिक्स, MSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स, MSc इन मैथ्स, ये तीनों आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, और भी एलाइड ब्रांचेस लिखी हुई हैं अगर आप इसमें लाइक करते हैं तो। ये यहाँ जैसे कि सर मैं MCO एलिजिबल हूँ, नो MC एलिजिबल नहीं है यहाँ पे, मास्टर डिग्री इन साइंस क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि सर मैं MCA हूं, तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस नहीं है कहीं भी, मास्टर डिग्री इन साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, इंफॉर्मेटिक्स है, फिजिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स है,
यहाँ कहीं भी MCA नहीं है या मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सर ये डिजायरेबल है, डिजायरेबल अगर किसी के पास NCC का सर्टिफिकेट है, एयर विंग्स का NCC, कौन सा, C सर्टिफिकेट, तो आपको इंटरव्यू पे बेनिफिट मिलेगा। क्वालिफिकेशंस इन द फील्ड ऑफ, याद रखिए एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, ये क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। अगर आपके पास इनडायरेक्टली यू कैन से एविएशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, इट विल गिव यू एक्स्ट्रा एडवांटेज इन इंटरव्यू, ठीक है, या फिर GIS रिलेटेड भी हो तो भी चलेगा, मतलब जो भी आप वहां यूज कर सकते हैं, तो इंटरव्यू में डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा। मैं आपको इतना बता देता हूं, ये जो जिस चीज के लिए पोस्ट निकली हुई है, दिस वर्क इज डन, ये काम मैंने किया हुआ है, ठीक है। आई कैन नॉट डिस्क्लोज एग्जैक्टली, बट जस्ट मैं आपको इतना बता देता हूं कि ये एविएटर का जो काम है ना, ये वर्क भी मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ वर्क ऑलरेडी आई हैव डन, है ना। सो ये वर्क भी ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, ठीक है। सो इसके आगे मैं बात करता हूं, है ना, ठीक है। तो क्वालिफिकेशंस क्लियर। सर एज यहां बहुत अच्छी बात है, 35 ईयर, 35 ईयर, ठीक है। सर क्या कॉलेज गोइंग अप्लाई कर सकते हैं? नो, ओनली फॉर पास आउट, याद रखिए ये पास आउट के लिए। पास आउट मतलब जिस भी दिन आप फॉर्म भरेंगे, लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म भरेंगे, तो लास्ट डेट तक आपके पास आपकी मार्कशीट फाइनल ईयर की या डिग्री या प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए, अदरवाइज आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो याद रखेंगे सिर्फ पास आउट के लिए आपकी एज 35 ईयर होनी चाहिए। कब तक? जिस भी दिन आप फॉर्म भर रहे हैं। अगर आप मान लेते हैं 2-3 दिन बाद अगर हो रहे हैं, हो जाएंगे, तो बेटर है आज फॉर्म भर दीजिए, ठीक है ना। वैसे लास्ट डेट को कैलकुलेट करेंगे, बट फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। सो 35 ईयर जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए फॉर अनरिजर्व। और यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं एविएटर के लिए, कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड जो इंपॉर्टेंट है। हाइट आपकी मेल के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए 150, मुझे लगता है इतनी तो सबकी होती है इन जनरल, ठीक है। दूसरी, सर वेट होना चाहिए, है ना, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। आई साइट इंपॉर्टेंट है, 6'6" एंड 6'9" विदाउट ग्लासेस, ये आई साइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो डिसऑर्डर आप, है ना, कंजेंटिव फंक्शंस, कोई आपको बीमारी जल्दी नहीं होनी चाहिए। नो ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी होनी चाहिए, है ना, ऑफ लोअर लिम्ब, रिस्ट एंड हैंड, है ना, क्योंकि आपको ऑपरेट करना होगा ना, ठीक है ना। सर नो स्पिनल डिसेबिलिटी होनी चाहिए। नो कलर विजन डेफिशिएंसी होनी चाहिए। तो ये कलर विजन डेफिशिएंसी तो इन जनरल गवर्नमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, ये मिनिमम होना चाहिए। अगर आप इसमें लैक कर रहे हैं तो डोंट फिल द फॉर्म, है ना, कोई गुंजाइश नहीं होगी, ठीक है, कोई गुंजाइश नहीं होगी, ठीक है। तो 35 ईयर है और एज रिलैक्सेशन मिलेगा OBC ST SC जिसको जैसा मिलता है, ठीक है। वैसे यहाँ लिखा नहीं है एज लिमिट रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 ईयर, इन्होंने ST SC के लिए वैसे यहाँ पे एज रिलैक्सेशन अभी नहीं लिखा हुआ है ना, बट फिर भी हम आगे देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्वालिफिकेशंस क्लियर, सिलेबस क्लियर, है ना, और आपको आई होप सैलरी क्लियर, कितनी सैलरी मिल सकती है, कितनी सैलरी बन सकती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, ठीक है, कितनी वैकेंसी से आपको क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, और आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए सेपरेट वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन देखिए लिखा हुआ है ना, एज रिलैक्सेशन पास SC के लिए लिखा हुआ है, ST के लिए लिखा है, OBC और PWD जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स है, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। एक चीज मैं और बता देता हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट, सर्विस कंडीशन, द कैंडिडेट अपॉइंटेड एज एविएटर टू और टेक्निकल असिस्टेंट आर लायबल टू सर्व थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप कहीं भी जॉब करने के लिए आपको विलिंग होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने C प्लेटफॉर्म भी लिखा हुआ है। C प्लेटफॉर्म का मतलब होता है सीप, मैं बता दूं, है ना, सीप पे भी हो सकता है आपको काम करना पड़े, बट एविएटर 2 के लिए तो मुझे नहीं लगता, बट है ना, देखिए पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, इसके लिए आप रेडी रहिए। अगर आपको पोस्टिंग से इशू है तो डोंट ज्वाइन, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये नहीं होनी चाहिए कि सर पोस्टिंग कहाँ होगी, ठीक है। आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल के चलिए। नेक्स्ट अगर मैं और बात करता हूँ कि सर एग्जाम फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है ना, लास्ट डेट आपकी कब है ये याद रखिए। सर स्टार्ट डेट 21 जनवरी से है, सॉरी 20 लास्ट डेट, और आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। एग्जाम डेट हमारा फिक्स है, दैट इज 5 मार्च 2023, ठीक है। तो एग्जाम आपका 5 मार्च होगा, मतलब हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ का टाइम है, ठीक है। और आप फिल कर दीजिएगा, है ना, इसके लिए सेपरेट वीडियो ऑलरेडी है।
यहाँ मैं एविएटर 2 के लिए और इंपॉर्टेंट चीज जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी की बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैंने एविएटर 2 का क्या काम हो सकता है, ऑब्जर्वर, पेलोड ऑपरेटर्स, मेंटेनेंस, फ्लाइंग ऑपरेट, प्लेन हवा में नहीं उड़ानी होगी आपको, मैं बता दूं, ठीक है। जमीन से आपको उड़ानी हो सकती है, यूएवी से उड़ानी हो सकती है, लाइक दिस काइंड ऑफ वर्क आपको यहाँ मिल सकता है, ठीक है ना। प्लेन हवा में नहीं उड़ानी होगी, ठीक है। और अगर हम बात करें कि सर यहाँ पे फीस क्या है, सर 500 रुपीज फीस जनरल एंड अदर्स के लिए, ST SC PWD और वुमेन के लिए फ्री है, ठीक है। सर सिलेक्शंस कैसे होगा, तो मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है। तो एविएटर 2 के लिए आपके सबसे पहले एक रिटर्न एग्जाम होगा। क्या होगा सर, हमारे लिए रिटर्न एग्जाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। 100 में 80 क्वेश्चन एविएशन टेक्नोलॉजी जो सिलेबस है उससे आएंगे, 20 क्वेश्चन मेंटल एंड आपकी मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होगा, ईच क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। आपका 2.5 आवर का पेपर होगा और ये 5 मार्च को होगा, ये फिक्स है, और ये आफ्टरनून पे होगा। सो एविएटर 2 का जो एग्जाम होगा, इसकी शिफ्ट ऑलरेडी क्लियर है, आफ्टरनून शिफ्ट में एग्जाम होगा, ठीक है। तो आप रेडी रहिए, 2.5 घंटे आफ्टरनून पे 5 मार्च को। सर निगेटिव मार्किंग है, 1/4 निगेटिव मार्किंग मतलब 0.5 मार्क्स। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 मिनट मिलेंगे। इसका मतलब क्वेश्चन का लेवल गेट एग्जाम से बिलो होगा, तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस के लेवल के बराबर एज्यूम कर सकते हैं, इसरो के एग्जाम के बराबर एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसरो के जैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको, है ना, और आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज के जैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। गेट स्टैंडर्ड से थोड़ा सा बिलो, लेकिन SSC JEE के जो एग्जाम्स होते हैं उनसे बेटर आपको लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना सर। अब रिटर्न एग्जाम के बाद, रिटर्न एग्जाम के बाद आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, लेकिन रिटर्न पे मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आप उतना नहीं ला पाए तो चांस नहीं है। तो मिनिमम इन्होंने कितना बोला है, इन्होंने मिनिमम मार्क्स बोला है रिटर्न एग्जाम के लिए, जनरल के लिए अनरिजर्व के लिए 40%, EWS एंड OBC के लिए 35% और बाकी कैटेगरी के लिए 30%। तो ST SC PWD को 30% मार्क्स रिटर्न पे लाने होंगे, OBC और EWS को 35% मिनिमम लाने होंगे और जनरल को 40, ये मिनिमम लाने होंगे, ठीक है। उसके बाद जितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग 1/3 रेशियो में आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो इसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं सर वो कितने मार्क्स के होंगे, इंटरव्यू आपके 50 मार्क्स के होंगे, सॉरी, है ना। इंटरव्यू आपके कितने मार्क्स के होंगे, एविएटर 2 के लिए 50 मार्क्स के होंगे। अब इंटरव्यू पे भी मिनिमम मार्क्स लाने होंगे, 50 में से यहाँ पे मिनिमम मार्क्स आपको लाने होंगे 40% जनरल को और बाकी सभी को 30%, ठीक है। तो यहाँ अलग अलग 3 कैटेगरी है, 2 ही कैटेगरी है। अनरिजर्व को मिनिमम इंटरव्यू में 40% लाने होंगे, मतलब 50 नंबर में से आपको 20 मार्क्स लाने ही होंगे, नहीं तो आप फाइनल मेरिट पे नहीं आएंगे, चाहे रिटर्न एग्जाम पे आप टॉप किए हो। कोई ऐसा हो सकता है रिटर्न एग्जाम में टॉप किया हो लेकिन इंटरव्यू में उसके 15 नंबर आ गए, नो, यू विल बी आउट, ठीक है। सो मिनिमम आपको इंटरव्यू पे 20 मार्क्स लाने होंगे और रिमेनिंग अनरिजर्व को छोड़ के बाकी को मिनिमम 15 मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। तो फिर आपकी फाइनल मेरिट मिलेगी आपको 250 आउट ऑफ 250 आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और फाइनल मेरिट में जितने भी टॉप पे होंगे दे विल बी सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। तो बहुत इजी प्रोसेस है, 1 डे एग्जाम होगा और 1 डे इंटरव्यू होगा, काम खत्म। इंटरव्यू कहाँ होगा सर, दिल्ली पे होगा। इंटरव्यू की लोकेशन फिक्स है, कहाँ होगी, इंटरव्यू की लोकेशन आपकी दिल्ली पे होगी, है ना। लेकिन मैं बता दूं एविएटर 2 के लिए इंटरव्यू बहुत बेस्ट होने वाला है, पहली चीज। सेकंड, जिनके पास एविएशन टेक्नोलॉजी का कोई भी एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा डिग्री है तो यू विल गेट एक्स्ट्रा एडवांटेज। तो ऐसे बच्चे जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा है तो वो डेफिनेटली इसकी जी जान से तैयारी कीजिए, लग जाइए 2 महीना, जो कर सकते हैं करिए, ठीक है, क्योंकि आपके चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। और बाकी जितनी और इंपॉर्टेंट चीजें हैं एविएटर 2 के लिए मैंने आपको बता दी, ठीक है। सिलेबस क्या हो सकता है, वैकेंसी कितनी है सर, क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, क्वेश्चन पेपर कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है। सो आप 3 ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो इफ यू आर कंफर्टेबल इन सिलेबस तो ही आप यहाँ पे जा सकते हैं। सर एग्जाम कहाँ कहाँ होगा, तो ये लिस्ट ऑलरेडी गिवन है, मैंने कुछ वीडियोस में पहले भी बताई हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेट के कैपिटल में आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। सो और कोई भी क्वेरीज हो, बाकी कैसे फॉर्म फिल करना है ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती थी रिलेटेड टू एविएटर 2 ये मैंने आपके साथ शेयर की और मुझे लगता है कि सभी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब कोई भी आपको एक्स्ट्रा डाउट होगा सो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड यू। मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ,
जिस दिन आप फॉर्म फिल करेंगे उससे एक दिन पहले कि आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए या प्रोविजनल डिग्री, तीनों में से कुछ एक होना चाहिए, अदरवाइज आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले एविएटर 2 फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, प्लेन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैकेनिकल अगर आप मुझसे पूछें सर मैकेनिकल है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कौन सी ब्रांच वाले डोमिनेट करेंगे? सो देखिए इस एविएशन टेक्नोलॉजी में अगर आप मेरे से बात करें सो डेफिनेटली मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या मिल सकता है, उन्हें कंप्यूटर का भी नॉलेज है। ठीक है, तो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स मिला के वो ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। और बेसिक जो मैकेनिकल है आप 11-12 में भी पढ़े होंगे, और आप मुझे लगता है इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में भी बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और आप 11-12 में भी पढ़े होंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सार बच्चे हैं दे विल गेट एक्स्ट्रा एडवांटेज हियर, और मैकेनिकल वाले जिन्हें थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारा सब्जेक्ट वो नहीं पढ़े होंगे। हाँ, लेकिन अगर आपने 11-12 में अच्छे से पढ़ा हुआ है तो बहुत सारी चीज़ आप 11-12 से भी कवर कर सकते हैं, तो दे विल गेट एक्स्ट्रा एडवांटेज। कंप्यूटर साइंस का बहुत ज़्यादा एडवांटेज शायद नहीं होगा, क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी पढ़ना है और उन्हें वहाँ पे मैकेनिकल की चीज़ें भी पढ़ना है, इसलिए एमसीए को एलिजिबल नहीं किया गया है। यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट में एमसीए को एलिजिबल किया गया है, लेकिन यहाँ नहीं किया गया, दिस इज द रीज़न। तो बेसिकली ये मैकेनिकल ओरिएंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स ओरिएंटेशन पे डोमिनेट करती है पोस्ट। सो मैं चाहता हूँ आप सभी अच्छे से तैयारी करें, है ना, और मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को। और आपको अड्डा 24/7 की कोई भी हेल्प चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट पे मैं कुछ और लिंक्स आपको प्रोवाइड करूंगा। टेक्निकल असिस्टेंट किसी को देखना है, किसी को अगर हमारे कोर्सेस बाय करने की इच्छा है, हमारे कोर्सेस लेने की इच्छा है, और आपको डिटेल वीडियो सभी की लिंक आपको मिलेगी, आप वहाँ से एक बार सभी वीडियोस को जरूर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे आगे हम ऐसे ही, बस हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। ठीक है, मेरी तरफ से आप सभी को वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। ओके एवरीवन, चलिए फिर, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।